हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी वन शॉट सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। 2025-26 के लिए वन शॉट सीरीज जो चल रही है वो आप हमारी यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके आप सारे वीडियोस जो हमने पहले अपलोड किए वो सारे एक्सेस कर सकते हो। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हो। और आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको पता है कि गॉड क्लासेस की दो स्पेशल बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, एक क्वेश्चन बैंक और एक सैंपल पेपर। ठीक है, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो दोनों बुक्स आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हैं, क्योंकि प्योरली डेडिकेटेड है अप्लाइड मैथमेटिक्स की। और आप लोगों का बहुत प्यार और सपोर्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स का। तो अमेजोन पर ये अवेलेबल है, हमारी ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहां मर्जी से आप परचेज करना चाहे परचेज कर सकते हैं और अपनी बोर्ड की जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज जो मैट्रिसेस है उसका पूरा हम एक बेसिक कंसेप्ट है उसको पहले समझेंगे सारा। उसके बाद कुछ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ भी चुके हैं या एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिसेस एक्चुअली में है क्या। ठीक है, किसको आप मैट्रिसेस बोलते हो? तो मैट्रिसेस जो होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है डाटा का। जो भी डाटा आपके पास होता है जब आप उसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हो फिर उसको आगे ऑपरेशंस यूज करते हो उसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में जो हम डाटा को हम लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखते हैं। इसमें जब हम डाटा को ऐसे लिखते हैं इसको बोला जाता है रो। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर रो वन। ठीक है, फिर रो टू, रो थ्री, इस तरह से अप टू रो एम तक। एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास, रो एम तक हमने ये डाटा लिखा। जो हम ऐसे लिख रहे हैं डाटा को उसको बोला जाता है कॉलम। ठीक है, ये कॉलम वन है, कॉलम वन, फिर कॉलम टू, फिर कॉलम अप टू कॉलम एन। अब ये जो अरेंजमेंट होता है जब हम इसको एम रोज में लिखते हैं, एन रोज में लिखते हैं, तो इसको बोला जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एम बाय एन। हमेशा आपको पहले रो लिखनी है, ये ध्यान रखना है। कॉलम आपको बाद में लिखना है। उल्टा मत कर देना कि आप जैसे मर्जी लिख लो, उधर पहले एन लिख लो बाद में एम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा आपको पहले रो लिखनी है, उसके बाद आपको कॉलम को रिप्रेजेंट करना है। अगर आपसे सिर्फ ऑर्डर पूछ रहा है ये, तो ऑर्डर को आपने सिंपली डिनोट कर दिया भाई एम बाय एन। लेकिन अगर आपसे ये पूछ रहा है कि भाई इस अरेंजमेंट में कितने एलिमेंट आपने लिखे, तो ये निकालने के लिए आपको एम और एन को मल्टीप्लाई करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल की एक मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स आपके पास है। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर में लिखा जाएगा कितनी रो है इसके अंदर। ऑर्डर में लिखा जाएगा भाई 2 रो है और 3 कॉलम है। लेकिन जब हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी 6, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको लिखते समय ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। कहीं फ्लो में ऐसा हो कि ऑर्डर आपसे पूछा, ऑर्डर लिखने आपने 2/3 फिर इक्वल्स टू में डाके 6 भी मार्क कर दिया। ऐसी गलती मत करना। मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं नॉर्मली जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उसके कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। आप कुछ भी इसको लिख सकते हो कैपिटल लेटर से। अब जो इसके अंदर हमने एलिमेंट्स लिखे, आप देख रहे हो कि भाई एलिमेंट्स लिखे हमने A11, A12, A13, इस तरह से आएंगे। तो ये क्या है? ये जो आप मैट्रिक्स में जो एलिमेंट आप लिख रहे हो ये उनके एड्रेस को डिनोट करता है, उनकी पोजीशन बताता है। अगर हम लिख रहे हैं कि भाई A21, A21, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस अरेंजमेंट के अंदर जो सेकंड रो है उसमें पहले वाले कॉलम का जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, पहले हमें क्या देखनी है? रो, फिर देखना हमें कॉलम। तो A21 का मतलब हो गया सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अगर हम रो की बात करें यानी m की वैल्यू की बात करें तो m की वैल्यू 1 से लेकर m तक के बीच में कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जब भी आप रो स्टार्ट करोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे। ऐसा तो नहीं कि भाई 0 रो हो जाएगी या 1.1 रो होगी। तो रो हमेशा काउंटिंग नंबर्स में आएगी, ऐसे 1 2 3 4, लेकिन कहाँ तक आएगी? जितनी आपकी m की वैल्यू होगी। जैसे इस केस के अंदर m की वैल्यू कितनी है? 2 है। इस m की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो क्योंकि 1 और 2 रो है। ऐसी जो n कॉलम की जो वैल्यू आएगी यानी j की जो वैल्यू आएगी उसको डिनोट करेंगे हम 1 to n के बीच में, यानी 1 से लेकर n तक। तो उसके बाद हम बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस जैसा इसका नाम है कि ऐसी मैट्रिसेस जिसको आप कंपेयर कर सको।
अब कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। कोई भी ऐसी दो तीन मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, देन वी कैन से दैट आर द कंपेरेबल मैट्रिसेस। आप कंपेरेबल को इक्विवेलेंट मैट्रिसेस भी बोल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए आपके पास है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और मैट्रिसेस बी आपके पास है 2 -3 0 1 2 5, कुछ भी हो, ऑर्डर दोनों का सेम है। इसका ऑर्डर भी 2/3 है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है, तो इसको हम कह सकते हैं मैट्रिसेस ए और मैट्रिसेस बी दोनों कंपेरेबल है। ये सिंबल आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस का मतलब हो गया कि जिसमें एलिमेंट्स भी इक्वल हो और ऑर्डर भी इक्वल हो। ठीक है, एलिमेंट्स इक्वल होने का मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी कैसे भी इक्वल हो जाए। इक्वल होने का मतलब है कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन है, उस पर एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, अगर आपने लिखी मैट्रिक्स सी जो है 1 2 3 4 5 6, तो ये इसके इक्वल है। लेकिन अगर आप लिखते हो, मान लो डी मैट्रिक्स लिख दिया आपने 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट तो सेम है, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है, तो सी और डी को आप इक्वल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पर ये जो पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिफरेंट है। तो हर एक पोजीशन पर एलिमेंट्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। यहाँ पर हम ए और सी को तो कह सकते हैं इक्वल है, लेकिन ए और डी की अगर हम बात करेंगे तो वो कंपेरेबल है, सिर्फ इक्वल नहीं। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना जरूरी है और ऑर्डर तो सेम होना जरूरी ही है। आप ये कह सकते हो कि एवरी इक्वल मैट्रिसेस इज आल्सो ए कंपेरेबल मैट्रिसेस, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, अब ये कहोगे भाई हर एक कंपेरेबल मैट्रिक्स इक्वल होगी, तो वो सही नहीं है। कोई हो सकती है, कोई नहीं भी हो सकती। उसके बाद है हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस। किस किस टाइप की मैट्रिसेस होती हैं? सबसे पहले बात करें रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो होती है, कॉलम उसके अंदर इन्फिनिटी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रो उसमें एक ही होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिससे 1 3 -5 0 ऐसे जितने मर्जी कॉलम हो सकते हैं, लेकिन इसमें रो एक है, इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें, इसके ऑर्डर को आप डिनोट कर सकते हो 1/n, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि रो तो 1 होगी होगी। n नंबर ऑफ कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिए हुए हैं। ऐसे अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, तो कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए। रो उसमें आप जितनी मर्जी ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से रो जितनी मर्जी ले सकते हो। इसके अगर हम ऑर्डर की बात करें, तो इसको हम लिखेंगे m/1। एम की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कितने आपको रो दे रखी है, लेकिन कॉलम उसके अंदर हमेशा एक ही रहेगा। उसके बाद आता है नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स। ठीक है, नाम अलग अलग है, काम एक ही है कि सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। कैसा भी ऑर्डर दे रखा हो, अगर सारे एलिमेंट जीरो हो, तो आप उसे बोलेंगे कि भाई ये नल मैट्रिक्स है। जैसे 0 0 0 0, और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ओ से। ये जीरो नहीं है, ठीक है, मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे जीरो से नहीं, मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे कैपिटल ओ से। जीरो की तरह लगता है देखने में, हालांकि बात अलग है। उसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ भी जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, अब जैसे स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। अगर आप मैट्रिक्स लिखते हैं ऐसे 1 3 2 5, ठीक है, इसमें दो रो हैं, दो कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप 3/3 की लिखते हो, 1 5 7 2 0 1 2 3 5, इसको बोलेंगे 3/3 ऑर्डर। तो आपके सिलेबस में 2/2 है या फिर 3/3 है, इससे बड़ी मैट्रिसेस है भी नहीं। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखेंगे ध्यान से कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसके अंदर एक प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं कौन से? ये वाले। ठीक है, अगर 3/3 की बात करेंगे तो ये वाले। अब इसमें ध्यान रखना, आपको ऐसे उल्टा नहीं करना। ये नहीं करना कि आप इसको भी डायगोनल ले लो, डायगोनल आपको एक ही लेना है। ऐसे ये मत करना कि स्क्वायर के अंदर सर दोनों डायगोनल होते हैं, इधर से भी डायगोनल होता है, इधर से भी डायगोनल होता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, यहाँ पर ना लेने के पीछे भी लॉजिक है। ये जो तीनों एलिमेंट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एलिमेंट है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये वाला जो एलिमेंट है, ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये एलिमेंट है थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इनके जो प्लेस है ना, ये सेम है।
इसलिए इन्हीं को हम सिर्फ डायनल एलिमेंट में लेते हैं। अगर आप ऐसे उल्टे जाओगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये डायनल वाला एलिमेंट हमारा कंसिडर नहीं होगा। सेम ऐसे यहाँ पर ये दोनों हमारे डायनल एलिमेंट है। अब जो हमें डायनल एलिमेंट पता चल गए तो हम उसके बाद डायनल मैट्रिक्स पर जा सकते हैं। डायनल मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायनल वाले एलिमेंट्स हैं जैसे 3 2 5, इनको छोड़कर बाकी सब कुछ जीरो है। ठीक है, इनको छोड़कर बाकी सब कुछ जीरो है, उसको बोलेंगे हम कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर इसी से आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स पर। इसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो सारे के सारे अगर सेम हो जाए 3 3 3, बाकी सब जीरो ही रहना चाहिए, तो इसको बोलेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगर ये तीनों एलिमेंट 1 हो जाए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको बोलेंगे कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आई से। 2x2 ऑर्डर में अगर आप कैपिटल आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हो तो आप ऐसे लिखेंगे। तो कई बार इनके बेस में ऐसे लिखा होता है I2, इसके बेस में लिखा होगा I3, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो। जिसमें लिखा हुआ है उसमें तो आपको सीधा पता ही कि भाई 2, अगर I2 लिखा हुआ है तो ये मैट्रिक्स लेनी है, I3 लिखा है तो ये मैट्रिक्स लेनी है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपल I लिखा हुआ है, तो आप देखोगे क्वेश्चन में जो बाकी मैट्रिसेस चल रही हैं वो किस टाइप की है। अगर वो सारी 2x2 हैं तो आपको ये भी 2x2 लेना है, अगर वो सारी 3x3 हैं तो फिर ये भी आपको 3x3 ही लेनी है। ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता होगा कि सर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको हम स्केलर भी तो बोल सकते हैं, इसको हम डायगोनल भी तो बोल सकते हैं, इसको हम स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हो। जैसे जो स्क्वायर फिगर होती है, स्क्वायर फिगर पैरेललोग्राम भी होती है, रेक्टेंगल भी होती है, रोम्बस भी होती है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिलेगी भाई इन चारों में से क्या इसका बेस्ट नाम, ठीक है, यहाँ पर बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पे हम जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये चारों काम कर रही है, स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है, आइडेंटिटी भी है। तो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, वो रहेगा इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये सारे एलिमेंट 1 1 1 हो गए। तो अगर आप ये स्टेटमेंट वाइज बात करो कि भाई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर है, यस है, डायगोनल है, यस है, स्क्वायर भी है, बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन अगर आइडेंटिटी नाम नहीं है, मतलब ऑप्शन में आइडेंटिटी नहीं है, इन तीन चारों में से कोई एक है, तो आप उसको उसका नाम दे सकते हो। लेकिन अगर आइडेंटिटी भी ऑप्शन में है तो फिर बेस्ट जो है वो उसमें आइडेंटिटी ही रहेगा। उसके बाद आते हैं ऑपरेशंस पर। ऑपरेशन खाली साइंस वाले स्टूडेंट नहीं करते हैं, ऑपरेशन कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी करते हैं, कॉमर्स इकोनॉमिक्स आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी करते हैं अगर वो मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रू मैट्रिसेस। ये चार इसमें ऑपरेशंस हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करें, दोनों के अंदर क्या खास बात है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो एक ही कंडीशन है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी वो कंपेरेबल मैट्रिसेस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 0 -2 3 2 -5, अगर आप बी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर के लिखते हो तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख ले मान लो 0 2 -5 1 3 -2। अगर मैं इन दोनों को प्लस करने जाऊंगा तो प्लस करने के लिए मुझे क्या करना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना है। यानी 1 को 0 के साथ ऐड करना है, 1 आ जाएगा, 0 को इस 1 के साथ ऐड करना है, -2 को 2 के साथ ऐड करना है, 3 को 3 के साथ ऐड करना है, 2 को -5 के साथ ऐड करना है, -5 को -2 के साथ ऐड करना है। तो ये आ गया a + b। ठीक है, बहुत सिंपल ऑपरेशन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम काम करना है, a - b करना है। a - b अगर हम करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 आएगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे, -1 आएगा, -2 में से माइनस करेंगे -2 को, -4 हो जाएगा, 3 -3 0 2 +5 हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हो तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 2 + 5 7 -5 ये +2 हो जाएगा -3। अच्छा, इसमें अगर मैं b - a निकालूं, b - a निकालूं तो क्या होगा, तो क्या रिजल्ट सेम रहेगा क्या, चेक करते थे। इसमें से इसको माइनस करना है, -1
1 माइनस 0 1, 2 प्लस 2 4, 3 माइनस 3 0, -5 -2 -7 -2 +5। तो आप देख रहे हो यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस ए जो है वो दोनों अलग अलग मैट्रिक्स आ रही है। तो आप ये कह सकते हो कि जो a माइनस बी और b माइनस ए जो है ये इक्वल नहीं है, मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं। लेकिन अगर आप a प्लस बी या b प्लस ए निकालोगे तो ये कॉम्यूटेटिव आएगा, मतलब a प्लस बी और b प्लस ए की वैल्यू जो है वो हमेशा बराबर ही आएगी। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, उससे अगर आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें क्या रिजल्ट आता है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 0 -5। आपको फाइंड करना है कि भाई मेरे को चाहिए 3a। तो 3a का मतलब क्या होगा, 3 यहाँ पर स्केलर है, a मैट्रिक्स है, तो 3 को आपको a से मल्टीप्लाई करना है, यानी a के जितने भी एलिमेंट आएंगे सभी को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 2 6, 3 3 9 0, 3 5 15। ये आ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर 3 स्केलर है, एक मैट्रिक्स है। इसकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वैसे तो अगर आप विदाउट प्रॉपर्टीज भी करते हो तो ऐसा कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। फिर भी प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ लें। जैसे यहाँ पर लेमडा और म्यू दो स्केलर है, इनको आप एक मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि लेमडा को ए से मल्टीप्लाई कर लो पहले, म्यू को ए से मल्टीप्लाई कर लो पहले, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर ही आएगा। अगर एक स्केलर है और दो मैट्रिक्स है तो भी ऐसे नॉर्मली जैसे ब्रैकेट खोलते हैं लेमडा ए प्लस में लेमडा बी। अगर लेमडा को हमें म्यू ए से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए को पहले स्केलर म्यू से मल्टीप्लाई किया गया बाद में लेमडा से करा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई कर लो लेमडा और म्यू को, बाद में उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर आप कर सकते हो कि पहले लेमडा से ए को मल्टीप्लाई कर दो, बाद में उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे भी कर लो, रिजल्ट इनका सेम ही आना है। ठीक है, तो यहां तक जो हमने ऑपरेशंस लगाए उसमें तो कोई आपको ज्यादा बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है कि एमबीबीएस की डिग्री आपको चाहिए। ठीक है, सिंपल सिंपल ऑपरेशन है। ठीक है, छोटी मोटी डिग्री से काम चल जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन जो समझने का है, जो करने का है, या जो थोड़ा सा जिसके लिए आपको स्किल चाहिए थोड़ी बहुत, वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और फिर उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 -2 3 5 1। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे पास है बी 1 3 -5 0 2 1। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स में ये चेक करना है कि क्या दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं। ठीक है, अब ये एलजेब्रा नहीं है कि आपको हर एक नंबर को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कई बार ऐसा भी होगा कि आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। तो वो कैसे चेक किया जाता है, आपको इसके लिए जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, यहाँ पर इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2। आपको क्या देखना है, जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरे वाली मैट्रिक्स की रो, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, क्या कंडीशन है, पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। अदरवाइज लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करनी है आपको, if A is a matrix of order m by n and B is a matrix of order n by p, then AB is a matrix of order m by p and defined by this। मतलब कह रहा है कि अब हमें ये पता लग गया कि भैया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो हो सकती है क्योंकि ये दोनों यहाँ पर बराबर हैं। तो अब बारी आती है कि जो हम मल्टीप्लाई करके जो एक नई मैट्रिक्स बनेगी, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या आएगा। तो इसका ऑर्डर भी बिना मल्टीप्लिकेशन करे भी आप पता लगा सकते हो। ऑर्डर पता लगाने के लिए क्या करना है, जो इसकी पहले वाले की रो होगी और दूसरे वाले के कॉलम होंगे, ये हमारा ऑर्डर बनकर आएगा किसका, ए बी का। तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन आप जब आप कर रहे हो तो ये दो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है
कि मल्टीप्लिकेशन कब होगा और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो एक नई मैट्रिक्स बनकर आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है इसको भी कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो पहले वाली मैट्रिक्स के आपको रो को लेके चलना है, दूसरी वाली मैट्रिक्स से आपको कॉलम को लेके चलना है। तो इस रो के 3 एलिमेंट है, इस कॉलम के 3 एलिमेंट है, इनको कॉरस्पॉन्डिंग आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 1 को 1 से, 0 को 3 से, -2 को -5 से। ठीक है, किससे करना है? 1 को 1 से, बीच में प्लस का साइन लगाना है, 0 को 3 से, फिर -2 को -5 से। ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद इसी रो को करना है आपको सेकंड वाले कॉलम से, 1 को 0 से, फिर 0 को 2 से, -2 को 1 से। अब पहली रो का खेल खत्म हो गया, क्योंकि पहली रो में जितने भी कॉलम थे उन सब से मल्टीप्लाई हो गया। अगर कोई और कॉलम होता 3 4 5 तो उतने ही आगे हमारे पास और कॉलम बनते जाते। अब उसके बाद हम सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से करेंगे, 3 × 1 प्लस 5 × 3 प्लस 1 × -5। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 3 × 0 5 × 2 1 × 1। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये +10 आ गया, 11 हो गया, 0 0 -2 3 और 15 और -5, तो 3 और 15 हो गया आपके पास 18। 18 में से 5 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 13। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखो ये 0 10 और 1 11, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई। और ऑर्डर देखो इसका क्या आएगा, 2/2 ऑर्डर आ गया इसका 2/2। तो ये तो हो गया आपका ए बी। अब अगर हम बी ए निकालें तो क्या वो भी पॉसिबल है? अगर हम बी ए निकालें वो भी पॉसिबल है। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 6 होता है और 3 × 2 भी 6 होता है, क्या मैट्रिक्स में भी ऐसा होता है? इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर हम बी ए निकालने जाएं तो पहले हमें बी को लिखना पड़ेगा, 1 0 3 2 -5 1। फिर हमें ए को लिखना पड़ेगा, 1 0 -2 3 5 1। अब सबसे पहले तो यहाँ भी आपको चेक करना है कि अगर हम उसका ऑर्डर उल्टा कर रहे हैं, ए बी की जगह बी ए ले रहे हैं, तो क्या वो मल्टीप्लाई हो सकता है? चेक कर लो। इसका ऑर्डर है 2/3, सॉरी 3/2, इसका ऑर्डर है 2/3। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो यस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 3/3। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि जो ए बी और बी ए दोनों अलग अलग चीजें आएंगी। ए बी यहाँ पर आया था 2/2, बी आएगा 3/3, तो दोनों तो सेम होने का चांस ही नहीं है। तो ए बी और बी ए दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन भी इसका कम्यूटेटिव नहीं होता। अब निकाल के देखते हैं बी ए क्या आएगा। 1 × 1 1 हो जाएगा, 0 × 3 0 हो जाएगा, तो 0 और 1 को ऐड कर दूंगा, 1 आ गया। 1 × 0 0 हो जाएगा, 0 × 5 0 हो गया। 1 × -2 -2 हो जाएगा, इधर से 0। तो फर्स्ट रो को पहले कॉलम से किया, ये आ गया, दूसरे कॉलम से किया, ये आ गया, तीसरे कॉलम से किया, ये आ गया, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट आ गए। अब सेकंड रो पे जाओगे तो सेकंड रो से स्टार्ट करना है। 3 × 1 3 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, 3 + 6 9 आ गया, 0 आ गया, इधर से 10 आ गया, इधर से -6, इधर से +2, इधर से -5, इधर से +3, इधर से 0, इधर से 5, इधर से 10 और इधर से 1, 10 और 1 11 हो गया। तो ये आपके पास 3/3 मैट्रिक्स आ गई। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अभी बताया आपको कि ए बी और बी ए दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। अगर आप ए बी को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो या आप पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद फिर ए बी सी निकालो, ऑर्डर ऐसे ही रहना चाहिए। ऑर्डर उल्टा कर दिया तो फिर अलग हो जाएगा। ऑर्डर ऐसे ही रहना चाहिए, ए बी सी, चाहे आप बी सी को पहले कर लो चाहे ए बी को पहले कर लो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो। आइडेंटिटी जैसे 1 होता है नॉर्मल अलजेब्रा में, ऐसे यहाँ पर आइडेंटिटी काम करता है। 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, आंसर वही आता है। तो ऐसे यहाँ पर अगर आप आई को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका ए के बराबर ही आएगा।
अगर ए को आई से करोगे तब भी बात सेम। ए इंटू में बी प्लस सी है तो आप सिंपल आप ए बी प्लस में ए सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लो। अगर ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हो। ऐसा नहीं कर सकते हम यहाँ से ए को ए से काट दिया, बी और सी इक्वल हो गए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ अलाउड नहीं होता है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर इसमें अगर आपको ये दे रखा है कि भाई ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं तो जरूरी नहीं है कि बी और सी भी इक्वल हो। लैम्डा को ए बी से मल्टीप्लाई कर लो या लैम्डा ए को बी से कर लो या लैम्डा बी को ए से कर लो, रिजल्ट सेम ही रहेगा। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ए और बी में से दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों के दोनों 0 हो। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी दो नंबर को, अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि भाई तो 0 को ए से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। तो वहां पर एक नंबर 0 होना जरूरी है मल्टीप्लाई में, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा होना जरूरी नहीं है। ए या बी में से दोनों के दोनों ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों नॉन जीरो हो। जैसे एग्जाम्पल से समझ लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक मैट्रिक्स में लेता हूं ए 1 0 0 0, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स लेता हूं मैं 0 1 0 0। ना तो ये 0 है ना ये 0 है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर देखो ये 0 ये 0, इधर करेंगे तो 1 आ रहा है, तो इसको मैं हटा के यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। इधर से 0 ये 0, इधर से ये 0 ये भी 0, इधर से 0 ये 0 ये भी 0 और ये भी 0, सब 0 आ जाएगा। लेकिन ना तो इसमें a 0 है ना इसमें b 0 है। इफ a and b are two matrices such that a b exists then b a may or may not। अगर दो मैट्रिक्स है आपके पास a b, उसमें हमने a और b को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, a b तो मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ आ गया। अब b a जरूरी नहीं है कि वो मल्टीप्लाई हो भी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि a b हमने निकाला और b a भी हमने निकाला, दोनों निकल गए। लेकिन कई बार क्या भी ऐसा भी हो सकता है कि a b तो आप निकाल सकते हो। जैसे a मैट्रिक्स है हमारे पास, a का ऑर्डर है मान लो 3/2 और b का ऑर्डर है 2/1। जब आप a b को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इस केस में तो a b एग्जिस्ट करेगा और उसका ऑर्डर बन जाएगा 3/1। लेकिन अगर मैं b a निकालने के लिए जाऊं तो b का ऑर्डर 2/1 है, इसका ऑर्डर 3/2 है, तो यहां पर ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब बी ए यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बी ए आप निकाल ही नहीं सकते। उसके बाद पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हो तो इसका मतलब आपको ये नहीं है कि एलिमेंट का स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर का मतलब है कि ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना है। ए क्यूब निकाल रहे हो तो ए स्क्वायर को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए की पावर 4 निकाल रहे हो तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आपको सीधा एलिमेंट का स्क्वायर या एलिमेंट का क्यूब नहीं करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ही करना है। इसके अलावा इसमें जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं वो भी आप लगा सकते हो। ए की पावर m ए की पावर n है तो ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। ए की पावर m की पावर n है तो आप ए की पावर mn लिख सकते हो। ऐसे ए की पावर n फिर उसकी पावर m है तो उसको भी आप ए की पावर mn लिख सकते हो। आई की पावर कितनी भी कर लो हमेशा आई ही रहेगा। मैट्रिक्स पोलिनोमियल में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक पोलिनोमियल है उसको आपको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स पोलिनोमियल में। वैसे तो बहुत आसान है लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आपको ये एक पोलिनोमियल दे दिया f(x = x² - 3x + 2), हमें इसको मैट्रिक्स पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स पोलिनोमियल में क्या होता है, जितने भी आपके पास एलिमेंट आए, जितने भी वहां पर वैल्यूज आएंगी वो सारी मैट्रिक्स में होनी चाहिए। तो मैं x को a से रिप्लेस कर रहा हूँ, a मैट्रिक्स यहाँ पर है तो x की जगह a आ गया, इस x की जगह a आ गया। समस्या आती है इस 2 में क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और बहुत बार बच्चे क्या करते हैं जब आप इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हो तो आप सिंपल लिख देते हो a² - 3a + 2। ये ठीक है, ये ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गई, ये मैट्रिक्स बन गई, लेकिन ये तो अभी स्केलर है तो इसको आपको मैट्रिक्स में बदलना पड़ेगा। मैट्रिक्स में बदलने के लिए इसमें आपको i का यूज करना होता है ताकि ये भी एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, उसको आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए i से मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके वो एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में
कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है m/n, आपको बोला गया भाई इसका ट्रांसपोज निकालो। अब इसका ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या है, वो कहेगा कि आप इसके ऑर्डर को उल्टा कर दो। m/n उसका ऑर्डर है तो आप उसको n/m कर दो, उसको बोलेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, जैसे ए है हमारे पास 1 3 2 0 1 5। अब मुझे ए ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के लिए मैं डैश लगा दूं या ए के ऊपर मैं टी लिख दूं, दोनों तरीके से कैसे भी कर लो। इसमें क्या करना है, आपको जो पहली रो है इसको आपको पहले कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो दूसरी रो है इसको दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करना है। मतलब रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, उसी को हम बोलते हैं उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है कि अगर हम ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दें तो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाएगी। ए प्लस बी का अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हो तो आपको ए का ट्रांसपोज कर देना है, प्लस में बी का ट्रांसपोज कर देना है, बीच में प्लस का साइन है प्लस का लगा दो, और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दो। अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रांसपोज आप बाहर शिफ्ट करो। अगर हम के को मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ट्रांसपोज कर लें, बाद में उसको के से मल्टीप्लाई कर दें। ए बी ट्रांसपोज अगर हम कर रहे हैं तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है, मतलब इसमें रिवर्स लॉ का यूज किया जाता है, पहले बी आ जाएगा बाद में ए आएगा। और अगर ऐसे तीन मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन का आपको ट्रांसपोज करना है तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आप कर दो। इस तरह से आप रिवर्स लॉ का यूज 3 4 5 मैट्रिक्स में कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन। प्लस या माइनस में रिवर्स लॉ यूज नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज हमारे पास आती हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, इसके लिए सबसे पहली चीज तो क्या है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर ही नहीं है तो आप सिमेट्रिक और नॉन स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट वहां पर यूज कर ही नहीं सकते, पहली बात। अब क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि आपने स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स वही की वही आ गई, सेम। ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स में कोई चेंज ही नहीं हुआ, जैसी मैट्रिक्स पहले थी वैसे ही मैट्रिक्स सेम अब आ गई, उसको बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे ए मैट्रिक्स है 1 3 5 3 2 6 5 6 -5। अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो देखो पहली रो को लिखा मैंने 1 3 5 3 2 6 फिर 5 6 -5। तो यहां पर आप देख रहे हो कुछ भी यहां पर ऐसा नहीं है जो चेंज हुआ हो, जैसा पहले था वैसा का वैसा ही अब है, तो इसको बोलेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद आता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर आपने ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करने पर वैल्यू तो चेंज नहीं हुई लेकिन साइन चेंज हो गया। यानी 5 था तो 5 तो रहा लेकिन -5 हो गया। ठीक है, यानी इसका साइन चेंज हो गया। जैसे अगर एक मैट्रिक्स आपके पास है 0 3 -5 -3 0 2 5 -2 और 0, तो यहां पर अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो देखो 0 3 -5 -3 0 2 5 -2 0। अब यहां पर देखो सारे एलिमेंट को कंपेयर करो, सबके साइन चेंज हो गए। ये तो 0 तो न्यूट्रल वैल्यू होती है तो न्यूट्रल ही है। 3 -3 -5 +5 -3 +3 2 -2 5 -5 -2 +2। ठीक है, सबके साइन चेंज हो गए। अब आपने नोटिस एक बात ये करी कि मैंने यहाँ पर डायगोनल में सबको 0 लिखा है, तो क्या हमेशा ऐसे ही होगा? बिल्कुल, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल वाले एलिमेंट्स 0 ही होते हैं। ठीक है, आगे ये पॉइंट हमने लिखा भी हुआ है, एवरी एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। अगर आपने यहाँ कोई नंबर लिख दिया तो वो कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन सकती है। कितनी भी आप कोशिश कर लो, कैसे भी एडजस्टमेंट कर लो, वो स्क्यू सिमेट्रिक कभी नहीं बनेगी अगर डायगोनल वाले एलिमेंट में आपने 0 के अलावा कोई और वैल्यू लिख दी तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दो। ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसी भी मैट्रिक्स है, अभी हमें उसका नेचर का कुछ नहीं पता, लेकिन अगर उसमें हम उसी के ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं तो जो एक नई मैट्रिक्स बनकर आएगी वो हमेशा सिमेट्रिक आएगी।
और अगर ए में से उसी के ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं तो हमेशा जो मैट्रिक्स बनकर आएगी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनकर आएगी। अब इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी हमारे पास आगे आ जाती है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, आप उस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो उसके लिए हम इन्हीं दोनों का यूज करते हैं। ये हमारे पास a प्लस ए डैश है, अगर मैं इसका हाफ भी कर दूंगा तो भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा। ऐसे अगर मैं इसका भी हाफ कर दूंगा तो भी वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। तो हमें क्या करना है, a प्लस ए डैश का हाफ करना है, a माइनस ए डैश का हाफ करना है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स ओरिजिनल थी वही मैट्रिक्स बनकर आ जाएगी, और ऐसे इसको एक्सप्रेस करके आप छोड़ देंगे। 5 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस लिखने में थोड़ा लेंदी होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी कि भैया ये क्वेश्चन 5 नंबर के फ्री के आपको दे के गया। अब उसके बाद कंसेप्ट वाइज की अगर हम बात करें तो कंसेप्ट मैट्रिसेस का खत्म हो गया है। क्वेश्चन इसके समझते हैं कुछ, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आगे भी इस साल आ सकते हैं, तो ध्यान रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, और बेटर है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो तो और बढ़िया बात है। एक मैट्रिक्स यहाँ पर आपको दे रखी है, ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो आई प्लस ए का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि यहाँ पर i है। तो ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab माइनस 3। i का स्क्वायर i के बराबर होता है, a का स्क्वायर आपको दे रखा है इसने a के बराबर है, i को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a आएगा, तो ये बन गया i प्लस 3a माइनस 3, से कैंसिल, i बचेगा, आपका आंसर है a। यहाँ पर कहता है कि a आपको वो ये मैट्रिक्स दे रखी है, 2x2 ऑर्डर है, और ए आई जे की जो वैल्यू है वो ए आई प्लस जे है। मतलब ये है कि अगर मैं a11 निकालूं तो ये बनेगा 1+1 यानी 2। अगर मैं a12 निकालूं तो बनेगा 1+2 यानी 3। a21 निकालूंगा तो 2+1 3। a22 निकालूं तो 2+2 ये आएगा 4। बट 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 बन गई, एलिमेंट आ गए सारे 2 3 3 4। यहाँ देखो 2 3 3 4, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो आपको x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है आपको इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 हो गई। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। x प्लस जेड की 5 है वैल्यू, ये सेकंड आ गई, और y प्लस जेड की जो वैल्यू है ये आपके पास 7 है। अब आपको पहले x और y और z तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल लेनी है, उसके बाद फिर यहाँ पर पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, ये जो x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, इसको आप यहाँ पर पुट कर दो, फर्स्ट वाली में x प्लस जेड प्लस वाई ऐसे लिख लेता हूँ मैं उसको, और इसकी जगह पर मैंने पुट कर दिया 5, तो y की वैल्यू आ गई 4। y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ मैं, 4 प्लस जेड इक्वल्स टू 7, तो z की वैल्यू आ गई 3। y और z दोनों की वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट कर दूं, या z की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं, कैसे भी निकाल लो, x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x भी आपके पास, y भी आपके पास, z भी है, अब यहाँ पर पुट कर दो, x की जगह 2, y की जगह 4, z की जगह 3, 3 और 2 5, 5 में से 4 गए 1, आंसर आ गया इसका 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ये कह रहा है कि आपको पॉसिबल मैट्रिसेस बताने हैं, आप कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो जिसमें ऑर्डर 3x3 हो और हर एक एंट्री या तो 0 हो या 1 हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो, ऐसा भी हो सकता है कि सारे 0 हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि सारे 1 हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि मिक्स हो जाएं, 0 1 1 1 इस तरह से। तो इस तरह की कितनी मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। ऐसे अगर हम बनाने बैठे तो भाई बहुत सारी मैट्रिक्स बनेंगी, बनाते बनाते पागल हो जाएंगे। तो क्या तरीका रहता है इसका, यहाँ पर इसके अंदर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करते हैं। देखो यहाँ पर जब आप एलिमेंट लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर जब आप एलिमेंट लिख रहे हो तो आपके पास 0 और 1 दोनों के ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। यहाँ पर भी 0 और 1 दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं,
तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ भी 2 आ गया। तो अब ये कितना आ गया, 2 की पावर 4। लेकिन 3/3 मैट्रिक्स है, सॉरी ये 2/2 बना दिया मैंने, मतलब वो ये वहाँ पर 3/3 के बनाने। तो ऐसे 2 कितनी बार आपके पास आएगा, 9 टाइम्स आ जाएगा। तो उसको लिखेंगे 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 यानी 512। तो आपका आंसर बनेगा ये 512। फिफ्थ में कहता है कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप 3/5 एंड आर इज ए रो ऑफ ए, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ आर एज ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसकी टाइप है 3/5, ठीक है। 3/5 का मतलब 3 रो हैं और 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसी कुछ मैट्रिक्स है। मैंने इसमें यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं लिखे, उनकी वैल्यू आप कुछ भी लिखना चाहो लिख देना। 3 रो हैं और 5 कॉलम। अब इसमें से कहता है कि जो आर है वो इसकी एक रो है। आर जो है इस मैट्रिक्स की एक रो है। आर इज ए रो ऑफ ए। तो मान लो सपोज मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, मैं ये वाली रो, इस इसको मैं आर कंसीडर करता हूँ। चाहे आप इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, किसी को भी कर लो। लेकिन अब रो आपने कंसीडर करी है तो ऑर्डर तो उसका 1 रहेगा, रो तो उसमें 1 रहेगी। और कॉलम कितने आएंगे, क्योंकि इसके अंदर 5 कॉलम है तो 5 कॉलम आएंगे। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, आर एक रो मैट्रिक्स बनेगी। आर इज रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर आएगा इसका 1/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने एक चीज़ वहाँ पर नोटिस करी थी कि जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लिखते हो तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, जैसे ये मैट्रिक्स है तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, और अगर हम इसको देखें तो इन दोनों के साइन भी चेंज हो रहे हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा होगा, तो आपको क्या देखना है, सीधा आप देखो भाई इनके जो ये वाला एलिमेंट है a-8 और यहाँ पर है -1, तो इधर जो a-8 है इसकी वैल्यू होनी चाहिए +1। तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9। यहाँ -c+2 है, इधर 28 है, तो -c+28 की वैल्यू होनी चाहिए -28, क्योंकि इधर 28 है तो इधर -28 होना चाहिए। तो c की वैल्यू आ जाएगी 30। और b की वैल्यू यहाँ से निकालो, ये 2 है, ये 3b है, तो 3b की वैल्यू होनी चाहिए -2। तो b की वैल्यू -2/3। तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है 2a, तो 2 इंटू में 9, 3b -c, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18, तो हो जाएगा -32, हो जाएगा -14। तो इसकी जो वैल्यू है -14 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि शलभ हैज 3 बुक्स, 2 पेन एंड 3 नोटबुक, while Rashmi has 1 pen, 4 book and 5 notebook in their respective school bag. Express the information as a matrix and what is the order of the matrix obtained. शलभ जो है ये हो गया शलभ, और दूसरा हो गया रश्मि। इनके पास क्या क्या आइटम है, बुक है, पेन है और नोटबुक है। तो शलभ के पास 3 पेन है, 2 3 बुक हैं, 2 पेन है और 3 नोटबुक है। रश्मि के पास 1 पेन है, 4 बुक है, 4 बुक है तो बुक पहले आएगी, 1 पेन है इधर आएगा, 5 नोटबुक है, ठीक है। ऐसे आगे पीछे भी लिख के दे सकता है, तो ध्यान रखना कि इसने कहीं आगे पीछे तो नहीं गड़बड़ कर रखी है। जैसे यहाँ पर पहले बुक है, फिर पेन है, फिर नोटबुक है, उधर पहले पेन है, फिर बुक है, फिर नोटबुक है। तो आपके पास ये कह रहा है कि इसको मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करो, कर दिया। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2/3। कंस्ट्रक्ट ए 3/3 मैट्रिक्स whose elements are given by this। aij की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर आपको 3/3 मैट्रिक्स एक बनानी है, यानी 9 एलिमेंट्स फाइंड करने। पहले A11
ठीक है, फिर A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32 और A33। 3 by 3 में ये एलिमेंट आएंगे, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब A11 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर I की जगह 1 आ गया, 1 + 2 × 1 अपॉन में 3, 2 ये 1 ये 3 आ गया, 3 अपॉन में 3 यानी 1 के बराबर हो गया। 1 2 I की जगह 1 और यहाँ पर 2 × 2 अपॉन में 3, अपॉन में नीचे 5 है, नीचे 5 है तो ये 3/5 आएगा। यहाँ पर 5/5 यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 3 यानी 1 + 2 × 3, तो 2 3 6 + 1 7/5, 2 1 I की जगह 2, फिर यहाँ 2 × में 1, 2 ये 4 यानी 4/5, फिर 2 + 2 × 2, 4 और 2 6, 6/5, 2 + 2 × 3, 6 और 2 8, 8/5, A31, 3 + 2 × 1, 3 और 2 5, 5/5 यानी 1, 3 2, 3 + 2 × 2, 4 और 3 7, 3 3, 3 + 2 × 3, 9/5। तो ये सारे एलिमेंट आप एज ए मैट्रिक्स आप लिख दो, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे आपके 3/5, 1 मिनट, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। हाँ जी, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए ये दे रखा है, बी दे रखा है, कह रहा है दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो ए और बी की वैल्यू बताओ। तो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जैसे 1 और 1 ये तो बराबर दे ही रखा है, 2a -6 के बराबर हो गया, यानी ए की वैल्यू आ गई -3, ये -8 हो गया। यहाँ से b + 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 13, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, ऐसे ही आपको यहाँ भी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू निकल गई, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 4 = 2a + में b = 4, a - 2b = -3, ये एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई। 24 = 4c + में 3d, 5c - d। तो यहाँ पर देखो दोनों इक्वेशन में a और b है, यहाँ पर दोनों में c और d है, तो आप इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो पहले वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4a, ये 2b और ये 8, इधर आ गया a - 2b -3, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 5a = 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब a की वैल्यू 1 आ गई, उसको यहाँ पर पुट कर दोगे, यहाँ पर कर लो, 2 आ जाएगा, 2 को उधर ले जाके माइनस कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे यहाँ पर इस वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ जाएगा 4c + 3d, नीचे आ जाएगा 3 5 जा 15, 3d 33, ये कैंसिल, 15 और 4 19, और 4 3 7, 3 और 2 5, 19 3 57, सी की वैल्यू 3 आ गई। सी की वैल्यू आप यहाँ डालोगे 15, 15 को ले जाके माइनस कर दोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4। ए ये कह रहा है ये डायगोनल है, बी ये है, और a - 2b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक शॉर्ट तरीका ये होता है, अगर इसको आप पूरी मैट्रिक्स में लिखोगे ए को, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1 0 0 0 -2 5 0 0 5। जो डायगोनल वाले एलिमेंट है बस उनको कॉमा डाल के ऐसे लिख दिया जाता है। ऐसे बी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है,
तो A3A माइनस 2B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसी फॉर्मेट में आप दिखा दो अपने आंसर को। 3A इक्वल्स टू में डायगनल 3 माइनस 6 और 15, ठीक है। और क्या है फिर 2B आ जाएगा डायगनल ऑफ 6 0 माइनस 8। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों को कर दो माइनस। तो माइनस करके भी आपके पास डायगनल मैट्रिक्स ही आएगी। 3 माइनस 6 करोगे -3 हो जाएगा, -6 -0 15, ये +8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 23। एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक्स प्लस वाई ये दे रखा है, एक्स माइनस वाई ये दे रखा है। तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों को ऐड कर दो। ये एक्स प्लस वाई, उधर से एक्स माइनस वाई, इधर से इन दोनों को ऐड कर दो। माइनस वाई से कैंसिल, 2x आ जाएगा। इधर माइनस वाई -1 + 5 13 - 8 2 + 3 4 + 0। तो x की जो वैल्यू है 2 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 2 5/2 5/2 एंड 2। इस x की वैल्यू को आप पुट कर दो, फर्स्ट में कर लो या सेकंड में कर लो। तो फर्स्ट में करते हैं तो 2 5/2 5/2 एंड 2 प्लस y इक्वल्स टू -1 13 2 और 4। इसको उधर ले जाओ, माइनस, इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ से देखो -1 है, -1 -2 -3 हो जाएगा। 13 में से इसको माइनस करोगे 13 दूनी 26, 26 में से 5 गए 21, 2 में से इसको माइनस करोगे -1/2, 4 - 2 2। ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट में कहता है आपको ये कुछ मैट्रिक्स दे रखी है, इनके आपको स्पेसिफिक ऑर्डर दे रखे हैं। तो यहाँ से आपको कंडीशंस बतानी है। तो ये क्वेश्चन करने का कम ज़्यादा है, समझने का ज़्यादा है, ठीक है। करने का कम है, समझने का ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, अगर हम 3py और 2wy इन दोनों की अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए हमारे पास n, k और p की क्या कंडीशन हो सकती है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं py की। देखो p का जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ p का ऑर्डर है p/k, और ऑर्डर ऑफ y का ऑर्डर है 3/k। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते समय p का ऑर्डर है p/k और y का ऑर्डर है 3/k। तो मल्टीप्लाई करते समय हमें क्या ध्यान, सबसे पहली चीज़ क्या देखनी होती है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका मतलब k और 3 दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन तो ये आ गया कि k की वैल्यू 3 आएगी। उसके बाद अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो ऑर्डर आएगा वो आएगा p/k। तो ऑर्डर ऑफ py क्या क्या आएगा, p/k, ठीक है। अब यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि स्केलर मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर में कुछ बदलाव आए। अगर ऑर्डर पहले 2/3 है तो वो 2/3 ही रहेगा अगर हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ऑर्डर py का आया है वही ऑर्डर 3py का भी रहेगा। ये आपके पास एक सिचुएशन ये आ गई। फिर जो हमें प्लस करना है 2wy, अब उसी को चेक करो। भाई ऑर्डर ऑफ w कितना है, ऑर्डर ऑफ w है n/3, ऑर्डर ऑफ y 3/k। अब इन दोनों को अगर चेक करना है कि भाई मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर है n/3 और इसका ऑर्डर है 3/k। तो ये दोनों तो सेम है, यानी मल्टीप्लाई तो ये दोनों हो सकते हैं। बात रहेगी इनके ऑर्डर की कि मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ wy ये आ जाएगा n/k। अब यहाँ भी ये 2 स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका ऑर्डर भी n/k रहेगा। अब अगर हम इन दोनों को देखें, हमें इन दोनों को ऐड करना है। जब भी हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनका कंपेरेबल होना जरूरी है।
यानी उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाह रहे हो तो इन दोनों का सेम होना जरूरी है। यानी 3py plus 2wy is defined if p is equals to n। ये तो ऑलरेडी इक्वल है ही, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। तो दो कंडीशन यहाँ पर आई हमारे पास, एक तो k की वैल्यू 3 होनी चाहिए और एक p और n दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। सेकंड पार्ट में 2x माइनस 3z, तो जो ऑर्डर 2x का है वही ऑर्डर 3z का होना चाहिए, तभी आप इन दोनों को सॉल्व कर पाओगे। यानी 2x माइनस 3z एग्जिस्ट इफ x का जो ऑर्डर है वो कितना है, x का ऑर्डर है 2/n, z का ऑर्डर है 2/p। तो यहाँ पर रो दोनों की सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो कॉलम सेम होना जरूरी है, यानी n और p दोनों इक्वल होना जरूरी है। यहाँ पर बस एक ही कंडीशन चाहिएगी कि n और p दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। For a equals to this, prove that a square minus 4a plus I equals to 0, where 0 is a O is a zero matrix। तो a square माइनस 4a प्लस में i को पहले हमें शो करना है कि ये 0 है। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया a को a से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 4a प्लस i लिखा है खाली, तो बाकी मैट्रिक्स 2/2 है तो i भी 2/2 चलेगा। मल्टीप्लाई करो यहाँ से 4 प्लस 3 7 6 6 12 2 2 4 3 4 7 माइनस 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1 0 0 1। अब देखो सॉल्व करो इन्हें, 7 ये हो गया प्लस का 1 ये 8 हो गया और ये माइनस 8 हो गया, यानी ये हो गया 0। 12 माइनस 12 और इधर तो 0 ऑलरेडी है ही, 4 माइनस 4 यहाँ पर 0 है, 7 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 1 0। तो ये आपके पास एक जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। A and B are symmetric matrices of the same order, then what can be said for the matrix AB minus BA। इस तरह का क्वेश्चन MCQ में आ जाए, बीच में अगर माइनस लगा हुआ है तो उठा के लिख दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे? प्रूफ के लिए आपको दो चीज दे रखी है, A और B दोनों सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स सेम रहती है, A ट्रांसपोज A के बराबर रहेगा, B ट्रांसपोज B के बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है। अब हमें उसको चेक करना है कि वो किस तरह की मैट्रिक्स है। तो उसको हमने मान लिया कि वो एक मैट्रिक्स है, उसका नाम रख दिया हमने P। अब इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें आपको चेक करना होता है उसमें आप ट्रांसपोज निकाल के देखो इसका। तो इसका ट्रांसपोज निकालने का मतलब है कि आपने इसका भी ट्रांसपोज निकालना है। अब ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाओ। सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी में क्या था, पहले जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज होगा, माइनस का साइन, फिर दूसरे वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में आ रही है, यहाँ पर रिवर्स लॉ यूज कर लो, पहले बी ट्रांसपोज होगा फिर ए ट्रांसपोज होगा, यहाँ पर पहले ए ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर है। ऐसे यहाँ पर इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा, ये तो प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी। तो यही वैल्यू हमारी किसकी थी, पी की थी। तो ट्रांसपोज करने पर, पी का ट्रांसपोज करने पर वो माइनस पी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हमें दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना है, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो सबसे पहला काम तो आप इसमें ए ट्रांसपोज निकाल लो। इसका ट्रांसपोज करते हैं 1 2 3 -4 -1 0 3 5 4 1। उसके बाद आप पहले a प्लस ए डैश निकाल लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 + 1 2 2 - 4 -2 3 + 3 2 - 4
-1 0 + 5 3 + 3 5 + 0 1 + 1 और फिर a - a' निकाल लो। a में से इसको माइनस करना है तो 1 - 1 2 ये +4 हो जाएगा 3 + 3 - 3 -4 -2 -1 + 1 0 - 5 3 - 3 5 - 0 1 - 1 0। ठीक है, अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स का हाफ करके लिखना है। जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी भी मैट्रिक्स को एक सम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसमें हमें इन दोनों का हाफ चाहिए होता है। तो इसका हाफ हम कर लेते हैं p, इसको मान लेते हैं हाफ ऑफ a + a'। इसका हाफ करते हैं, देखो 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 और 1 और इसका फिर ट्रांसपोज करके आप दिखाओ 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 और 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेम मैट्रिक्स बनेगी, कोई चेंज नहीं। इसका मतलब P जो है हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। ऐसे ही आप इसका हाफ करो, इसको मान लेते हैं हम Q हाफ ऑफ a - a'। तो ये क्या बनेगा, देखो 0 3 0 -3 0 -5/2 0 5/2 और 0। अब इसका ट्रांसपोज करके चेक करो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। 0 3 0 -3 0 -5/2 0 5/2 और 0। तो ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स के साइन सबके इन सारे एलिमेंट के साइन चेंज हो गए, यानी ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो हमें कह रहा था कि मैट्रिक्स ए को आप एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर दो। ठीक है, यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो डालो 1 2 3 -4 -1 0 3 5 1। पी की वैल्यू ये होगी 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 एंड 1 प्लस क्यू की वैल्यू ये आएगी 0 3 0 -3 0 -5/2 0 5/2 और 0। ठीक है, अब इसको ऐसे एक्सप्रेस करके छोड़ दो। बस इसको चेक जरूर कर लेना लास्ट में, कहीं आंसर हमारा कहीं गलत हो रहा हो, कुछ कोई एलिमेंट गलत हो रहा हो, कुछ और गलती हो रही तो पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो 1 + 0 1 आ गया, 3 - 1 2 आ गया, 0 + 3 3 आ गया, -3 -1 -4 हो गया, 0 -1 -1 आ गया, -5/2 + 5/2 0 हो गया। यहाँ से 0 + 3 3 हो गया, 5/2 और इधर 5/2 10/2 10/2 का मतलब 5 हो गया, 0 + 1 ये 1। तो यानी हमारा जो यहाँ रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल ठीक है, पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपको x + y + z की वैल्यू बतानी है, अगर ये मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर है। तो मल्टीप्लाई करो आप पहले दो को, 1 को 0 से करोगे 0 आएगा, 1 को x से करोगे x आएगा, 0 को y से करेंगे 0 को z से करेंगे। पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब दूसरे रो पे जाएंगे, 0 × x 1 × y z × 0। अब तीसरी रो पे जाएंगे 0 0 और z। तो यहाँ x रहेगा, यहाँ y, यहाँ पर z। 1 -1 0। आपको x + y + z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की जगह आप पुट कर देंगे 1, y की जगह -1, z की जगह 0। आंसर आ जाएगा इसका 0। यहाँ पर ये तीन मैट्रिक्स हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर जो आंसर आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो पहले एक रो को, यहाँ पर एक रो है, ठीक है, एक रो है, 3 कॉलम है, 3 रो है, 3 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर जो आएगा वो एक रो 3 कॉलम आएगा।
देखो 1 × 1 1, x × 2, फिर 1 × 15, ये आपके पास पहला एलिमेंट हो गया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो दूसरे कॉलम पे चलेंगे, 1 × 3, 5 × x, 3 × 1, 1 × 2 प्लस 1 × x प्लस 2 1 × 2। फिर ये वाली मैट्रिक्स लिखो, इनटू में 1 2 x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2x + 16, 5x + 6, x + 4। अब यहाँ पर एक रो है और एक कॉलम है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी 1 × 1 मतलब एक ही एलिमेंट बनेगा। तो 2x + 16 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2x + 16, 5x + 6 को इससे करोगे तो 10x प्लस में 12, और x + 4 को इससे x से करोगे तो x² प्लस में 4x इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर आपके पास x² आ गया, इधर x वाली टर्म देखो 4, ये हो गया 10, ये हो गया 14, 14 और 2 16, 16 और 12 28। अब 28 के फैक्टर कर लेते हैं हम, हमारे पास आ जाएगा एक x + 14 और एक x + 2। x की वैल्यू -14 भी हो सकती है और x की वैल्यू -2 भी हो सकती है। यहाँ पर कोई भी ऐसी कंडीशन आपको दे नहीं रखी है, तो दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है। एक्स में कहता है यहाँ पर फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू। देखो यहाँ कंडीशन दे रखी है, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो इंटीजर्स में निकालनी है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू में नल मैट्रिक्स। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x × 2 2x, 4 × 1 4, -1 × 2 -2, फिर x × 1 4 × 0 -1 × 2, फिर x × -1 -x, 4 × 0 -1 × 4, और यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करो x 4 -1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 2, इधर आ जाएगा x -2, इधर -x -4, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। 2x + 2 को x से करेंगे तो 2x² प्लस 2x, x -2 को 4 से करेंगे 4x -8, इसको करेंगे तो x + 4। तो ये आ गया 2x², 2 4 6 और 1 7 -4। तो मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आना चाहिए, इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा +8x - x, 2x कॉमन, x + 4 -1 कॉमन, x + 4। तो एक फैक्टर आपका 2x -1 आ रहा है, एक फैक्टर x + 4 आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू -4 आएगी। x = 1/2 जो है वो इंटीजर नहीं है, इंटीजर को बिलोंग नहीं करता, तो हमारे पास आंसर आएगा सिर्फ x = -4। अगर यहाँ कंडीशन नहीं दी होती तो फिर दोनों वैल्यूज आप लेके चलेंगे। अब यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको आपको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखो कैसे करेंगे, कह रहा दो बुक सेलर हैं A और B, तो इस तरह दो बुक सेलर हैं या दो लोग हैं, तो आप उसको ऐसे लिख लो A और B। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि भाई वो दोनों बुक सेलर सेल कर रहे हैं मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, इसकी बुक सेल कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। देखिए ये मंथ मार्च का डाटा है। बुक सेलर A sold 250 books of maths, 400 books of applied maths, whereas bookseller B sold 230 books of maths and 425 books of applied maths। ये आ गया मार्च का डाटा। ऐसे ही इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल का डाटा लो, इसमें A और B, फिर वही मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स। अप्रैल में कह रहा है बुक सेलर A sold 550 बुक ऑफ मैथ्स and 300 books of applied maths, and bookseller B sold 270 book of maths and 450 books of applied maths। अब आगे कह रहा है कि भाई रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, कर ली।
एंड फाइंड द टोटल सेल फॉर बोथ द बुक सेलर इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। अब टोटल सेल आपको निकालनी है, तो टोटल सेल में आप इन दोनों को प्लस कर दो, ए और बी को। ये मैट्रिक्स आपकी पी मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं, तो पी और क्यू को प्लस कर दो। तो ये बुक सेलर ए, बुक सेलर बी, मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स। 250 प्लस में 550, तो कितना हो जाएगा ये 500, 200, 700 और एक 800, 400, 300, 700, ये हो जाएगा 500, 425 और 450, 875। तो ये इनकी टोटल सेल आ जाएगी दोनों मंथ्स की। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते थे कि आप ए को इधर रख लो, बी को इधर रख लो और मैथ्स इधर रख लो, अप्लाइड मैथ्स इधर रख लो। तो ये इधर आ जाएगा ऐसे 250, 400, 230, 425। ऐसे रख के भी आप चल सकते हो, इसको भी आप ऐसे ही रखो, फिर जो टोटल आएगा वो अपने आप ऐसे आ जाएगा। तो प्लस या माइनस जब आप करोगे तो चाहे आप ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा ना, तब आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाए, जैसा हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए नोटबुक आर ₹12 and 27. On a given day, shopkeeper P sell 5 pen and 7 notebook, whereas shopkeeper Q, यहाँ पर दो शॉपकीपर हैं, एक P है और एक Q है। क्या सेल कर रहे हैं वो? एक पेन और नोटबुक। तो ये इन दोनों की कॉस्ट दे रखी है, इसको बाद में देखेंगे। ऑन ए गिवन डे शॉपकीपर P सेल 5 पेन, 7 नोटबुक, शॉपकीपर Q सेल 6 पेन एंड 4 नोटबुक। ये एक मैट्रिक्स आ गई आपके पास। ठीक है, जो मैट्रिक्स बी है, जो हमारे पास की वो बनेगी, कॉस्ट बनेगी। कॉस्ट को आपको ऐसे लिखना है 12 और 27। ठीक है, ये कॉस्ट है। किस किस की कॉस्ट है? पेन की और नोटबुक की। ठीक है, आपको इसको ऐसे ही लिखना जरूरी है, आप उसको रो में मत लिखना 12 और 27। उसका रीजन क्या होता है, जब आप इन दोनों का टोटल वो निकालोगे कि भाई कितना मनी रिसीव हुआ, तो आपको इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आपकी यहाँ पर आ रही हैं रो में, वो चीज़ आपकी यहाँ कॉलम में आनी चाहिए, ताकि जब हम मल्टीप्लाई करें तो पेन को पेन से मल्टीप्लाई करें और नोटबुक को नोटबुक से मल्टीप्लाई करें। यानी ए बी मैट्रिक्स जब आप बनाओगे 5, 7, 6, 4 और इधर आएगा 12 और 27। अगर आप इसको रो में लिख देते तो पहली बात तो ये मल्टीप्लाई होता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी इसका ऑर्डर ये 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/1 है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको 1/2 में लिख दूंगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। और दूसरी बात, मान लो कोई ऐसी मैट्रिक्स आ भी गई कि भाई मल्टीप्लाई तो वो हो सकती है, लेकिन उस केस में अगर आपके पास ये दोनों टर्म यहाँ पर नहीं होंगी, तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पर आप इसका ध्यान रखना। मल्टीप्लाई में 12 पंजे 60 और 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 12 6 72, 27 चौक 108, 9 8 से 14 2, 72, 8 80, 180। तो इसकी जो कॉस्ट है 249 और 180 रुपीज़ आ जाएगी। इसी के साथ ही जो मैट्रिसेस का कंसेप्ट था उसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको सारा मैट्रिसेस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। प्रैक्टिस इसकी करो, ढेर सारे क्वेश्चन आपके पास बुक के अंदर अवेलेबल हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि इसके मार्क्स आपके कहीं पर भी ना जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।